और अब हम जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई, यानी कि लिक्विड पार्ट हमारा जो है वो खत्म हो गया। अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट को। और आपको पता है कि जब भी हम कोई भी स्टेट स्टार्ट करते हैं, सही, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सही है। तो अब सॉलिड स्टेट हम शुरू कर रहे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड, ठीक है। पेपर के एस्पेक्ट से मैं बार बार इसको बताता रहता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पेपर के एस्पेक्ट से जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस है वो ज़्यादा आती है, तो उसको अच्छे से याद करिएगा, सही है। सॉलिड और लिक्विड की इतनी नहीं आती, सही है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखें ना, तो ज़्यादा अच्छी जो है वो गैस की होनी चाहिए आपकी तैयारी, ठीक है भाई। तो उसके जो हमारे पास 5 से 6 पॉइंट्स हमने पढ़े थे वो अच्छे से याद कर लिएगा भाई, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिमिलर पॉइंट्स होंगे, सही, जैसे कि हमने गैस के अंदर पढ़ा, लिक्विड के अंदर पढ़ा, अब यहाँ पे हम सॉलिड में पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि अब सॉलिड के अंदर होता क्या है कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं बिकॉज दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सही है। तो अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा क्या आ जाएंगे, फर्क आ जाएंगे, सही है। जैसे कि पहला पॉइंट हमारे पास, सही, द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, सही है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड के अंदर क्या होते हैं भाई, क्लोजली पैक्ड होते हैं, सही है, काफी करीब करीब होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफी ज्यादा होती है। तो सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को एक जगह पे जोड़े रखते हैं, सही, क्लोजली पैक्ड रखते हैं, सही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, द मॉलिक्यूल्स आर अनएबल टू मूव फ्रीली, सही है। अब मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई तमाम मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ जोड़े रखा हुआ होता है। तो इसी वजह से होता क्या है कि भाई ये मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव नहीं कर सकते, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सही, यहाँ पे हमारे पास होता है क्या है कि जिस तरीके से गैसेस, जिस तरीके से लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट एंड रोटेट इन देयर फिक्स पोजीशन। अब जैसे कि आप इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर भी देख सकते हो, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा होगा रोटेट कर लेंगे, लेकिन अपनी एक ही पोजीशन के ऊपर रहते हुए, सही है। यानी कि अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा ये मॉलिक्यूल इधर चल जाए, ये मॉलिक्यूल इधर चल जाए, ऐसा नहीं होगा। अपनी पोजीशन पे रहेंगे, फिक्स पोजीशन पे रहेंगे और वहीं पे रहते हुए वाइब्रेट करेंगे। यानी कि ये जो गैसेस की तरह फ्रीली मूव नहीं करेंगे या लिक्विड्स की तरह फ्रीली मूव नहीं करेंगे, सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सही, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, सही। अब इसका रीजन यही है कि भाई हमारे पास जो सॉलिड है, सही, उसके मॉलिक्यूल्स चूंकि टाइटली पैक्ड होते हैं, एक जगह पे जमा होते हैं, इसी वजह से इसकी एक स्पेसिफिक क्या होती है, शेप होती है, सही है। एक डेफिनेट शेप होती है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक जगह पे ठहरे हुए होते हैं, रुके हुए होते हैं, सही, गैसेस और लिक्विड की तरह मूव नहीं कर रहे होते, सही। तो इसी वजह से जो हमारे पास सॉलिड है इसकी क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद, सही है, प्योर सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, सही है। और अगर हमारे पास सॉलिड प्योर है, यानी कि उसके अंदर किसी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं है, सही है, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, शार्प होते हैं, सही है। यानी कि उसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या नाम है, जितने भी हमने, सही, 1 2 3 4 5, सही, तो 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नंबर 1 अबाउट द क्लोजली पैक्ड, सही, के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, सही है। मॉलिक्यूल्स जो है वो अनएबल टू मूव फ्रीली होते हैं, यानी कि फ्रीली मूव नहीं कर सकते। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के वो वाइब्रेट करते हैं और रोटेट करते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हुए अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर सकते, सही। जो सॉलिड्स हैं, सही, इनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि चूंकि अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर सकते तो एक ही जगह पे रुक के रहते हैं, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, सही, और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद कि प्योर जो हमारे पास क्या नाम है, सॉलिड है, सही है, उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि उनके मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं होते, ठीक है। तो भाई इन पॉइंट्स को एक दफ़ा देख लें, और किसी को भी कोई क्वेश्चन है इन पॉइंट्स के हवाले से जल्दी से पूछ लें, और जिनको समझ में आ गया ओके का रिप्लाई करें ताकि फिर हम आगे बढ़ें।
ओके। अच्छा भाई जुनैद, मैग्नेटिक सॉलिड, हाँ मैग्नेट भी हाँ सॉलिड की कैटेगरी के अंदर ही आएंगे, सही है, और वो भी एग्जाम्पल में आ सकते हैं, ठीक है। एनीवन? ओके भाई, सही है, तो कोई क्वेश्चन इसके वाले से? ठीक है, ओके, डन हो गया, बेहतरीन। तो अब चलते हैं भाई आगे की तरफ, और नेक्स्ट हमने अभी एसएलओ पढ़ा था, तो भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या था भाई? नेक्स्ट टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सही है। तो सॉलिड की अब जो प्रॉपर्टीज हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट, सही है। तो मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम जो है वो डिस्क्राइब करें तो किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि भाई वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, सही है। अब भाई सॉलिड अगर मेल्ट होगा तो जल्दी से बताओ कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा कि गैस में कन्वर्ट होगा, बताओ भाई, सही है। अगर सॉलिड मेल्ट होगा तो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होगा कि गैस में कन्वर्ट होगा, बताओ भाई। लिक्विड में। आजा तंजील, वेरी गुड। जुनैद हैदर, सही है। तो भाई जब हम किसी भी क्या नाम है सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं, सही है, तो वो क्या होता है भाई? मेल्ट होता है। यानी कि आपने अपने फ्रिज से बर्फ निकाली, वो क्या थी? सॉलिड, सही है। आप उसको थोड़ी देर जो है वो क्या नाम है हीट प्रोवाइड करो, ठीक है ना, या फिर बाहर निकाल के रख दो, वो खुद ही एनवायरनमेंट से हीट ले लेगा, सही है। तो जैसे ही वो हीट गेन करेगा तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सही है। सो वो टेम्परेचर के जिसके अंदर जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, यानी कि सॉलिड भी हो और लिक्विड में कन्वर्ट भी हो रहा हो, सॉलिड भी हो लिक्विड भी हो, यानी कि दोनों स्टेट को एग्जिस्ट हो जाए। को एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ही वक्त में सॉलिड भी हो लिक्विड भी हो, यानी कि सॉलिड तो है लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती ऊपर से जल रही होती है, सॉलिड तो होती है लेकिन साथ साथ लिक्विड भी बन रही होती है, सही है। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे भाई? उस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड, सही है। यानी कि ये सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है भाई, यहाँ पे ये सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, सही है। तो क्या नाम है, वापस से अगर हम बताएं भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कि मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, सही है, एट विच, सही है, लिक्विड सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सही है। यानी कि सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, सही है। तो वो टेम्परेचर वो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो एनीवन, किसी भी क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन के हवाले से? ठीक है, चले भाई, तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करें। हाँ भाई, वो रो रहा है ना, वो तो रोएगा तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना वो, ठीक है, सही है। आप भी रोते तो आपकी आंखों से क्या निकलते हैं? लिक्विड निकलते हैं ना, सही है। तो यहाँ पे जो बेचारा है ये रो रहा है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, सही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है भाई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है यहाँ पे रिजिडिटी, सही है। अच्छा, रिजिडिटी, ये प्रॉपर्टी जो है ये बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी जो कि सॉलिड के अंदर ही है, सही है। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो क्या नाम है मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? बड़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, सही, बिकॉज दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से जो सॉलिड हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो नॉट मोबाइल, सही है, वो मोबाइल नहीं होते, यानी कि वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, सही है। अब चूंकि वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते इसीलिए वो अपनी शेप को तब्दील भी नहीं करते, सही। अब जैसे भी यहाँ पे मैंने डायग्राम को शो कराई हुई है, जैसे कि अगर मैं कोई भी रॉड लेता हूँ, सही है, अब उस रॉड को अगर मैं जो है वो फोर्स लगाऊँ, सही है, मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स लगाऊँ तो क्या मैं अपनी बेयरली हैंड से उसको बेंड कर सकता हूँ या उसकी शेप को तब्दील कर सकता हूँ? सही है, तो ऐसा तो नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, सही है, तो वो अपनी शेप को तब्दील नहीं करते, सही है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, सही है। इसी वजह से वो क्या नाम है अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करते। जब वो अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करते तो जो शेप ऑफ अ सब्सटेंस है वो भी हमारे पास तब्दील नहीं होता, सही। सो द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड इज क्लोजली पैक्ड, सही। ड्यू टू दिस सॉलिड आर नॉट मोबाइल, यानी कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, सही। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अगर मूव नहीं करते तो फिर वो अपनी शेप को भी तब्दील नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कहाँ में मिलती है भाई? सॉलिड के अंदर ही मिलती है, सही, कि वो अपनी जो शेप है उसको तब्दील नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात यहाँ पे, सही है। तो इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम? एनीवन रिजिडिटी के हवाले से? ओके, सही है, ठीक है।
सही है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, सही है, ये हमारे पास अगेन डेंसिटी, सही है। और डेंसिटी को अभी मैंने काफ़ी जो समझाया भी है आपको लिक्विड पार्ट के अंदर। अब वही चीज़ जो है वो अप्लाई होगी किसके अंदर भाई, सॉलिड पार्ट में, क्योंकि डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अब मैंने अभी आपको उसमें समझाया था कि भाई जो गैसेज हैं उसकी डेंसिटी कम होती है, सही है, और जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई रीज़न हमारे पास क्या होता है, सही, कि जो हमारे पास क्या नाम है, एक ही कंटेनर है हमारे पास, सही है। अब ये है इसका यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, ये इसका क्या है, यूनिट वॉल्यूम, ये इसका क्या है, यूनिट वॉल्यूम, सही है। अब इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन आपको बड़ी अच्छी सी मिल जाएगी। तो आप देखो कि भाई इसका जो यूनिट वॉल्यूम है, सही है, यानी कि समझ लें कि 1 dm³, सही है। अब इसके 1 dm³ में आपको मॉलिक्यूल्स क्या नज़र आ रहे हैं, कम नज़र आ रहे हैं, सही है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है वो वाइडली सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाती है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम भी क्या हो जाएंगे बच्चों, बढ़ जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, बढ़ गए, सही। अब मॉलिक्यूल्स के बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि मास भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर मास बढ़ जाता है तो इससे डेंसिटी भी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है, सही है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो हमारे पास डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर हम सॉलिड में आते हैं तो सॉलिड में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होती हैं, सही है। तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, सही है। जिसकी वजह से होगा क्या कि इन अ यूनिट वॉल्यूम हमारे पास जो मास है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी भाई, सही, सॉलिड के अंदर होगी, ठीक है। सो इन अ यूनिट वॉल्यूम, सही, गैसेस के अंदर यूनिट वॉल्यूम गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होते हैं, सही, मॉलिक्यूल्स कम, मास कम, डेंसिटी कम, सही है। सर लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं तो ज़्यादा करीब करीब आ जाते हैं, सही है। तो मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, सही है। और इसी तरीके से अब यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट वॉल्यूम है, सही, किसका भाई, क्या नाम है, सॉलिड का, सही है। तो उसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी सबसे ज़्यादा होती हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो मास है यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। क्लियर है बात यहाँ पे, सही है। तो ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। या फिर इसके हवाले से अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो इसको क्लियर कर लो जल्दी से, शाबाश। ये बात हुई ना, ये जुनैद हैदर सही करता है भाई, फौरन रिप्लाई करता है, बी लाइक जुनैद हैदर, है सही, ऐसे बच्चे होने चाहिए, फौरन रिप्लाई करें, है भाई। आयजा तंजीर भी चले रिप्लाई करती है, अलिजबा नहीं करती, और आयशा खान नहीं करती, एमन नहीं करती है, इनकी जो है ना जो है वो शिकायत लगानी पड़ेगी, ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, सही है, गुड, ये हुआ ना भाई, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी है, सही है, चले मान लेते हैं आयशा, ठीक है। आयशा बोली मैं आज नहीं करती, वैसे करती हैं, ठीक है ना, सही है, हाँ वैसे है तो करती तो है रिप्लाई, सही है। अच्छा तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या भी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है, सही है, डेंसिटी के बाद हमारी हो जाती है मुकम्मल, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, सही है। एक तो हमारे पास थी डेंसिटी, रिजिडिटी, और इसके बाद हमारे पास पहली जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास वो कौन सी थी, सॉलिड की, मोबिलिटी, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमने इसकी डिस्कस करी हैं, सही है। अब इसके बाद जो सॉलिड का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड यानी कि सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, सही है। तो भाई सॉलिड जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, सही है, हैं 3 टाइप्स के होते हैं, नहीं भाई नहीं, सही है। जो सॉलिड्स हैं हमारे पास वो 2 टाइप्स के होते हैं, सही है। एक जो कि कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा जो कि कहलाता है अमॉर्फस सॉलिड, सही। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम समझें सिंपल वे में, सही, तो चूँकि अभी हमने एक चीज़ तो समझ ली कि भाई जो हमारे पास क्या बोलते हैं सॉलिड्स होते हैं ना, उसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो एक जगह पे अरेंज यानी कि टिके रहते हैं, अपनी जगह को तब्दील नहीं करते, सही है। अब टिके रहते हैं तो या तो वो किसी ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे टिक जाएं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न हमारे पास बहुत सारे होते हैं भाई, स्क्वायर शेप में टिक जाएं,
सही है, पेंटागोनल शेप में टिक जाएं, सही, हेक्सागोनल शेप में टिक जाएं, किसी भी शेप, कोई भी शेप बना के उस शेप के अंदर वो जो है वो मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज कर लें। सही है, तो अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, सही है, अच्छा सॉरी, ठीक है, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, सही है, तो अगर वो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किसी भी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है, सही है, तो फिर वो जो सॉलिड है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। सही है, अब जैसे कि फॉर सपोज यहाँ पे आप देखें, सही है, इसमें आपको ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट मैंने एक शो कराई है। सही, अब ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अगर आप देखें तो इसमें हर एक यूनिट में आपको एक हेक्सागन बना हुआ नजर आएगा। हेक्सागन बोलते हैं ऐसी शेप को जिसकी 6 साइडें होती हैं। तो आप जरा इसको देखो, 1 2 3 4 5 6, सही, 6 साइड है। सही, इसी तरीके से यहाँ पे भी, 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 सही है। तो इसके अंदर हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपने आप को एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर जो है वो क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। तो अगर वो अपने आप को परफेक्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे अरेंज कर लेते हैं तो वो कहलाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि उनकी जो अपीयरेंस है वो क्रिस्टल शेप की होगी, जैसे कि डायमंड। सही, तो डायमंड के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड की, तो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर नॉट अरेंज इन अ ज्योमेट्रिकल पैटर्न। सही, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज नहीं हुए हुए होते। अब ये तो होता है कि मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, करीब करीब होते हैं, रुके हुए होते हैं, सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन उनकी जो शेप होती है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होती। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नजर आ रही है, यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल या हेक्सागन या फिर कोई भी चीज ऐसे। सही, तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स की कोई भी जो अरेंजमेंट है वो किसी भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये है अमॉर्फस सॉलिड और ये हमारे पास क्या है, say crystalline solid. So if the molecules of the solid arrange themselves in a geometrical pattern, they are said to be crystalline solid. And if the molecules of the solid arrange themselves in a non-geometrical pattern या फिर randomly arrangement हो जाए इसके अंदर, सही, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई, amorphous solid कहलाता है। ओके भाई, सही है। तो अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे जुनैद ने हमें कुछ एग्जाम्पल दे दिया अमॉर्फस की, सही है, वो होती है भाई गिलास और रबड़। सही है, गिलास भी एक सॉलिड है, सही है, और रबड़ भी एक सॉलिड है, ठीक है, लेकिन दोनों हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड है क्योंकि उनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं होते, सही है, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने भी एग्जांपल आपके साथ शेयर करी हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक एग्जांपल मैंने आपको बताई थी भाई, क्या नाम है, जो हमारे पास डायमंड है, सही है, तो एक हमारे पास ये एग्जांपल है, और दूसरा हमारे पास होता है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं भाई, सही, NaCl, ठीक है। तो NaCl के अंदर भी जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या नाम है, क्यूबिक शेप के अंदर, सही, क्यूबिक शेप के अंदर इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ होता है, जो कि एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, सही। इसी वजह से जो हम घरों में नमक इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी किस फॉर्म के अंदर होता है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होती है, सही। अब अगर अमॉर्फस की बात करें तो जैसे कि इन्होंने बताया भाई जुनैद ने, सही, कि भाई गिलास, सही, तो गिलास से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी उसके अंदर आएंगी, सही है, और फिर इसके अलावा रबड़, सही है, तो रबड़ जो होता है उसके अंदर वो भी सॉलिड है, लेकिन हमारे पास क्या है कि उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स की जो है वो कोई भी स्पेसिफिक जो है वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहलाएगा, अमॉर्फस सॉलिड कहलाएगा, ठीक है भाई। तो अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के हवाले से कोई कंफ्यूजन, एनी स्टूडेंट? कोई क्वेश्चन? ओके, गुड, सही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं फिर, ठीक है लिशबा, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एलोट्रॉपी, सही। अब एलोट्रॉपी की जस्ट आपने जो वो डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स इसकी याद करनी है, सही है। अब एलोट्रॉपी बेसिकली होती क्या है कि हमारे नेचर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि फिजिकली अलग अलग स्टेट्स के अंदर, यानी कि अलग अलग फिजिकल फॉर्म के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, सही, यानी कि है होता तो हमारे पास वही एलिमेंट है, सही, लेकिन उसकी जो शक्ल है, सही, यानी कि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो इसी फिनोमिना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं, सही। डेफिनेशन क्या होगी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट
सही इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म सही इज नोन एज एलोट्रॉपी, यानी कि किसी भी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस यानी कि किसी भी एलिमेंट का पाया जाना सही इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी कि एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ये हमारे पास क्या कहलाती है, एलोट्रॉपी कहलाती है। सही, दीज फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, और ये जो हमारे पास फॉर्म्स होती हैं ये एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। सही, या फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि भाई हमारे पास डायमंड है, डायमंड इज प्योरली कंपोज्ड ऑफ कार्बन। सही, डायमंड के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है, और कार्बन ने इनको जो है वो डायमंड के अंदर जो है वो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो अरेंजमेंट की हुई होती है। सही, क्योंकि भाई क्रिस्टल है ना, तो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो इन्होंने अरेंजमेंट की हुई होती है। ठीक है, तो अब नेचर के अंदर कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट है सही, ये है ग्रेफीन। सही, अब ग्रेफीन जो होता है इसके अंदर भी आप अगर देखो तो आपको यहाँ पे कार्बन 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 ही नजर आएंगे। सही, यानी कि हमारे पास जो डायमंड है सही, इसके अंदर भी क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन होते हैं, जिन्होंने सही जिन कार्बन ने अपने आप को एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्या किया हुआ होता है, सही अरेंज किया हुआ होता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो ग्राफीन है सही, ग्राफीन में भी हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो कार्बन की ही होती है। सही, यानी कि उसके अंदर भी कार्बन होते हैं, लेकिन उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डायमंड से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, सही है, अब ग्रेफाइट में भी हमारे पास क्या होता है कि ये ग्रेफाइट में भी हमारे पास प्योरली कार्बन ही होता है, ग्रेफीन में भी प्योरली कार्बन ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन के जो एटम्स हैं, उन्होंने अपने आप को एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या किया हुआ होता है, अरेंज। हेक्सागोनल यानी कि 6 कोनों वाला। सही, यानी कि एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, फिर पांचवा कार्बन और फिर छठा कार्बन। तो इस तरीके से हमारे पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है। सही, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की हमारे पास यहाँ पे लेयर्स होती हैं जिनके दरमियान में एक वीक बॉन्डिंग मौजूद होती है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफीन है ये भी हमारे पास एक एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, और जो हमारे पास ग्रेफाइट है ये भी हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। सही, अच्छा, ग्रेफीन जो है सही, ये हमारे पास जो सब्सटेंस है ये इंक के अंदर यूज किया जाता है। जुनैद सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि भाई जो हमारे पास ग्रेफीन है ये इंक के अंदर जो है वो यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो लेयर फॉर्मेशन है वो एकदम क्लास की होती है। ठीक है, तो हमें इंक ऐसी पसंद है जो बीच में गैप वैप नहीं आए। ठीक है ना, तो इंक के अंदर जो ग्रेफीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से जो हमारे पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आपकी पेंसिल होती है ना, पेंसिल, उसके बीच में आप देखो कि एक ब्लैक कलर का आपको जो है वो रॉड नजर आती है। सही है, पेंसिल की जो टिप होती है, निप जिसे हम बोलते हैं, सही, ब्लैक कलर की होती है ना, तो वो जो है हमारे पास किसकी बनी होती है, वो ग्रेफाइट की होती है। सही है, तो ग्रेफाइट के जरिए जो है वो उसकी फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे यूज होता है। अब होता क्या है कि उसके जो डायमंड है उसमें भी कार्बन है, ग्रेफीन में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, लेकिन इन तीनों की जो फिजिकल अपीयरेंस है सही है वो काफ़ी मुख्तलिफ होती है। यानी कि देखने में ग्रेफाइट देखो कैसा है, ग्रेफीन कैसा है, और डायमंड तो कैसा ही कैसा है। ठीक है, तो यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जो है वो सबकी क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारे पास अगर क्या हो कि भाई जो कार्बन है सही है वो अगर अपने आप को एक स्फेरिकल शेप के अंदर, सही है, पेंटागोनल यूनिट्स स्फेरिकल शेप के अंदर अगर अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, सो इट इज कॉल्ड फ्लोरीन। सही है, जिसकी मेडिकल एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, मेडिकल के अंदर इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लोरीन है सही है, ये भी हमारे पास किससे मिलके बना हुआ है भाई, कार्बन से मिलके बना हुआ है, बट कार्बन जो है वो इसके अंदर एक क्या नाम है, स्फेरिकल शेप के अंदर, सही है, स्फेरिकल शेप के अंदर अरेंज्ड है। यहाँ पे टेट्रागोनल शेप के अंदर अरेंज है, यहाँ पे हेक्सागोनल शेप के अंदर अरेंज है, यहाँ पे भी हेक्सागोनल शेप के अंदर अरेंज है, बट इसके अंदर काफ़ी लेयर्स होती हैं, इसमें से एक ही लेयर होती है। ठीक है, तो भाई कार्बन सॉरी डायमंड हो गया, ग्रेफीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, या फिर फ्लोरीन हो गया, दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन। सही, बट नेचर के अंदर ये मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। सही है, अब देखने में जो हमारे पास डायमंड है ये बिल्कुल अलग, सही, ग्रेफीन बिल्कुल अलग, ग्रेफाइट बिल्कुल अलग, फ्लोरीन बिल्कुल अलग, सही है, लेकिन सबके सब कार्बन से ही मिलके बने हुए हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। सही, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बच्चों,
एलोट्रॉपी कहते हैं। सही कि अगर कोई भी एक एलिमेंट नेचर के अंदर एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाए, सो इस फिनोमिना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। और ये सारी डायमंड, ग्राफीन, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, दे ऑल आर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। सही, इनको हम क्या बोलेंगे? दे ऑल आर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। इसी तरीके से सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि कार्बन ही हो, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेचर के अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। सही, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपकी बुक में तो नहीं है। सही, सल्फर होता है ना, सल्फर। सही, सल्फर भी एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाता है। सही, उसके अंदर हमारे पास जो है क्या नाम है, सही नहीं, सही एक हमारे पास मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, रोम्बिक सल्फर होता है, प्लास्टिक सल्फर होता है। सही, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, तो वो भी एलोट्रॉपिक्स फॉर्म कहलाती हैं, लेकिन वो सल्फर की होती हैं, ये कार्बन की हैं। आपके कोर्स के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो सिर्फ कार्बन्स की हैं, और आपने सिर्फ नाम ही याद करना है, आपने कोई डायग्राम बना के नहीं दिखानी। सही है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सही है, और आपको नाम पता होने चाहिए और कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो एनीवन, किसी को भी कोई प्रॉब्लम एलोट्रॉपी के अंदर? एनीवन, जल्दी से सवाल कीजिए। ओके ओके, गुड हो गया, गुड हो गया, सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। चले भाई, अब आगे चलते हैं। सही है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सॉलिड पार्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मुकम्मल, यानी कि हम अपने एज पर प्लान चले। ठीक है, और हम पहुँच गए प्लाज्मा तक। सही है, अब प्लाज्मा अगर जल्दी खत्म हो जाता है तो बीईसी भी कर लेंगे, वरना फिर इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम कर सकते हैं। अब चिल्ड ऑफ माइंड होगा क्योंकि हमारा सॉलिड मुकम्मल हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, तो प्लाज्मा क्या होता है? सही है, तो देखें मैंने जब बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो जिन बच्चों ने उस इंट्रोडक्टरी क्लास ली होगी उनको प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट पता होगा। सही है, कि हमारे पास जो सॉलिड है और जो लिक्विड है और जो गैस है, सही है, इनके अंदर जो है वो क्या नाम है, एनर्जी डिफरेंस होता है। यानी कि अगर सॉलिड है उसकी एनर्जी अगर हम बढ़ा दें, सही, यानी कि उसको अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सही, अगर लिक्विड को हम अगर हीट प्रोवाइड करें, सही, तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और फिर मैंने आपको कहा था कि अगर हम गैस को भी हीट प्रोवाइड कर दें, सही, अगर हम गैस को भी हीट प्रोवाइड कर दें, अब बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि गैस को थोड़ी बहुत हीट प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर दें, यानी कि उसको क्या कर दें भाई, सुपर हीटेड। सही है, सुपर से भी ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या कर दें, उसको हम सुपर हीटेड कर दें। सही है, तो फिर हम जिस स्टेट के अंदर दाखिल हो जाएंगे उस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। सही है, तो हमारे पास प्लाज्मा बेसिकली क्या है, प्लाज्मा इज सुपर हीटेड मैटर। सही है, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। अब कितना हीट भाई, इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो कि सूरज पे अचीव किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर जो है वो क्या नाम है, इसमें हमें अचीव करना पड़ता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि भाई हम जब गैस के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो गैस में जो हमारे पास एटम्स होते हैं ये फार अवे होते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं। सही है, अच्छा, अब हम अगर इसको, यानी कि ये कंटेनर के अंदर बंद है। सही है, अब अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको जो है वो हीट प्रोवाइड करें, सही है, हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, सही है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी है, तो अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें तो इससे होगा क्या कि ये जब हीट कुछ एटम्स के अंदर दाखिल होगी तो ये उन एटम्स के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। सही है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे तो अल्टीमेटली वो जो पीछे एटम बचेगा उसके ऊपर अपोजिट चार्ज आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अब यही काम जो है वो इस क्या नाम है, एटम के साथ भी हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये हीट गेन करने की वजह से जंप करके बाहर आ जाए, यानी कि नेगेटिव चार्ज अलग हो जाए, और जो पीछे बचा उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। सही, तो हो सकता है कि इसके साथ हो जाए, इसके साथ हो जाए, लेकिन बाकी और किसी के साथ ना हो। सही, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास इस कंटेनर के अंदर तीन चीजें होंगी। एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आइन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और फिर आखिर में न्यूट्रल एटम्स। ठीक है,
क्योंकि ये जो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वो न्यूट्रल एटम है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक ही जगह के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आइंस, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम्स अगर ये जमा हो जाते हैं तो फिर हम ये बोलेंगे कि भाई इस फ्लास्क के अंदर जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, हमारे पास प्लाज्मा है। क्योंकि प्लाज्मा को हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास जो है एक ही जगह के ऊपर हमें न्यूट्रल एटम्स, पॉजिटिवली चार्ज आइन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही जगह पे मिल जाते हैं तो ये हमारे पास फॉर्म करते हैं प्लाज्मा को। और ये किस वक्त होता है कि जब हम इसको एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर के ऊपर लेकर जाएं, सही है। अब चूंकि भाई जाहिर सी बात है जुनैद कि जब गैसेस का कोई स्पेसिफिक डेफिनेट वॉल्यूम या शेप नहीं होती, इसी वजह से भाई प्लाज्मा की भी नहीं होंगी, सही है ना, क्योंकि इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स जो है वो फार अवे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है भाई, प्लाज्मा इज सुपर हीटेड मैटर सो हॉट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्ड अवे फ्रॉम द एटम्स। सही, इतने ज्यादा हॉट होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनके एटम्स को छोड़ के चले जाएंगे, सही, रिप्ड अवे फ्रॉम द एटम्स फॉर्मिंग एन आयोनाइज्ड गैस। सही, और ये जो गैस है इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, इसके अंदर आ जाएंगे आइंस, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आइंस, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। सही है, इट इज कंप्राइज ऑफ 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स। सही, यानी कि हमारी जो यूनिवर्स है उसमें तकरीबन 99% चीज़ें जो कि हमें नज़र आती हैं, सारी चीज़ें, सही है, मोस्टली हमारे पास क्या होती हैं, प्लाज्मा होती हैं। यानी कि जितनी भी हॉट बॉडीज जिनको हम देख सकते हैं दे आर मोस्टली कंप्राइज ऑफ प्लाज्मा, जिसके अंदर सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास सन की है। सन हमारे पास जो है वो एक स्टार है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर ना तो हमें सॉलिड मिलेगा, ना ही हमें लिक्विड मिलेगा, और ना ही हमें गैस मिलेगी। तो हमें वहाँ पे मिलेगा क्या भाई, वहाँ पे हमें मिलेगा प्लाज्मा। सही है, तो जो हमारे पास स्टार्स होते हैं ना उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, सही है, तो उसके अंदर जो स्टेट ऑफ मैटर पाई जाती है वो हमारे पास क्या होती है, प्लाज्मा। इसके अलावा प्लाज्मा की और भी बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, सही है, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे लें तो भाई यहाँ पे स्टार, यानी कि मैंने सन की एग्जांपल तो आपको दे दी है, स्टार्स। इसी तरीके से प्लाज्मा का जो इस्तेमाल है, सो हमारे पास एलईडी टीवी से पहले एक जनरेशन आई थी प्लाज्मा टीवी की, तो प्लाज्मा जो है वो उन टीवीज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता था। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारे क्या नाम है, प्लाज्मा है, एक मैंने टॉपिक बताया था बच्चों को, अरोरा फॉर्मेशन। सही, यानी कि आसमान के ऊपर जो हमारे पास अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं ना, सही है, वहाँ पे आसमान के ऊपर कुछ ग्रीन लाइट्स जो है वो अपेयर होती हैं साल के एक मखसूस वक्त पे, वो कहलाती है अरोरा। सही है, तो वो जो अरोरा फॉर्मेशन है वो भी बेसिकली प्लाज्मा की ही होती हैं। इसी तरीके से आप देखते होंगे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और जो मैरिज हॉल्स हैं उसके बाहर जो उनके नाम लिखे हुए होते हैं, सही, वो इस तरीके से लाइट की फॉर्म के अंदर होते हैं, सही, तो उसमें भी बेसिकली हमारे पास प्लाज्मा ही यूज़ किया जा रहा होता है। या फिर लाइटनिंग जो होती है, यानी कि जो बिजली की जो कड़क होती है, सही है, तो उसमें जो हमें एक लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट नज़र आती है, उसका भी टेम्परेचर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होता है, सही है, तो वहाँ पे भी प्लाज्मा ही जो है वो हमें दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो क्या नाम है पोजीशंस हैं कि जहाँ पे हमें जो है प्लाज्मा नज़र आता है, सही दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लाज्मा का टॉपिक है मुकम्मल हुआ। सही, डेफिनेशन वापस से लगाता हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है प्लाज्मा के हवाले से तो जल्दी से पूछ लें। सही है, एनीवन? एनीवन भाई प्लाज्मा के हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, सही है, तो प्लाज्मा हो गया। फिर इसके अलावा जो बुक के अंदर आपका जो क्वेश्चन है प्लाज्मा का, उसमें कुछ प्लाज्मा की एप्लीकेशंस ही बतानी है, सही है, तो उसके हवाले से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बता दी हैं कि कहाँ कहाँ पे प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है, होता है, सही है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, सही है, वो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सही है, तो अब बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। सही है, अब इसमें होता है क्या है कि भाई अगर हम गैस से सॉलिड की तरफ आते हैं, सही है, तो हमें टेम्परेचर को ठंडा करना पड़ेगा, यानी कि गैसेज है ना, अगर उसको हम ठंडा करेंगे, यानी कि उसको हम क्या नाम है, उसके टेम्परेचर को कम करेंगे तो हम लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। अगर हम लिक्विड्स को ठंडा करेंगे, सही, जैसे कि हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो जम जाता है, सही, सॉलिड हो जाता है, सही, तो हम जो लिक्विड है वो किस में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाएगा। सही, अब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड का मतलब ये है कि गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जब वो लिक्विड स्टेट के अंदर आएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे,
करीब हो जाएंगे, और जब वो सॉलिड स्टेट के अंदर आएंगे सही, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो और भी ज़्यादा करीब हो जाएंगे, यानी कि टाइटली पैक्ड का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं। सही। अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे सही, एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारे पास स्टैंडर्ड बोस सही, और दूसरे जो इनका नाम तो आपको याद ही होगा सही है, एल्बर्ट आइंस्टाइन सही है। तो यहाँ पे अगर नाम देखें तो इन्हीं के दो के नाम से ही है सही है, बॉस और आइंस्टाइन। ठीक है, तो बॉस और आइंस्टाइन ने 1920 के अंदर सही है ये कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई अगर हम सॉलिड को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर तक ठंडा कर दें सही है, तो हम यहाँ पे एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की तरफ जो है वो जा सकते हैं सही। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि भाई जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड सही है, उसके अंदर हमारे पास जो एटम्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, करीब करीब होते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर मजीद कम कर दें, बहुत ज़्यादा कम कर दें सही है, यानी कि -270 से भी हम इसको नीचे ले जाएं, बहुत कम टेम्परेचर होता है, इतना टेम्परेचर तक जाना भी काफ़ी मुश्किल है सही है। तो अगर हम इतने कम टेम्परेचर तक चले जाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये करीब आते 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 इतने करीब आ जाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो एटम्स है ना ये ओवरलैप कर जाएंगे, देख रहे हैं सही है। तो ये एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, और जब ये एटम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे तो इसी स्टेट को हम कहते हैं सही है BEC, यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब ही, कंडेंसेशन का मतलब ही क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इसी वजह से इसको कहा जाता है कंडेंसेट, क्योंकि इसके अंदर एटम्स बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं कि ओवरलैप कर जाते हैं सही है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है BEC, यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब 1920 के अंदर जब ये स्टैंडर्ड बॉस ने और जो हमारे पास ये आइंस्टाइन है, इन्होंने जब ये नज़रिया पेश किया था, प्रपोज किया था, तो उनके पास इतनी ज़्यादा हाई टेक जो वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतना कम टेम्परेचर तक जा सके सही। लेकिन फिर 1995 के अंदर सही दो साइंसदान, एक थे हमारे पास एरिक कॉर्नेल सही, और दूसरे थे हमारे पास यहाँ पे कार्ल वीमन सही है। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया सही है, और क्या नाम है, एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्रैक्टिकली जो है वो डिस्कवर किया सही, प्रपोज किया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने इसी चीज़ को समझा है कि भाई अगर हम गैस की अगर हम एनर्जी को कम कर दें, क्योंकि लो की तरफ जाना है ना हमें, गैस की एनर्जी को कम कर दें तो लिक्विड की एनर्जी को कम कर दें तो सॉलिड, और सॉलिड की एनर्जी को भी कम कर दें यानी कि और ज़्यादा ठंडा कर दें सही, तो इतना ठंडे में क्या होगा कि जो हमारे पास जो एटम्स हैं वो काफ़ी करीब आ जाएंगे, इतने करीब आ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैपिंग की वजह से वी आर क्या नाम है, एंटर इनटू द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो यही जो सारी मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है सही है, उसी मैकेनिज्म को हमने यहाँ पे लिख के भी, और ये आपको आपके नोट्स वगैरह के अंदर भी मिल जाएगा सही है, कि किस तरीके से बॉस आइंस्टाइन कंडीशन जो फॉर्म होता है सही है। तो वही सारी चीज़ें कि अगर आप जो है सही है सॉलिड को और ज़्यादा सही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो मैंने आपको बताया 273 पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आ जाता है, इतना कम टेम्परेचर से भी अगर हम उसको नीचे ले जाते हैं सही, तो फिर वो कहलाता है BEC कंडेंसेट, यानी कि मॉलिक्यूल्स ओवरलैप करके सही बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो फॉर्मेशन करते हैं सही है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर ही स्टेबल रहता है सही है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन BEC की नज़र नहीं आती सही है। तो अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे आपको BEC मिल जाएगा, यानी कि फॉर सपोज किसी आप ऐसे प्लेनेट पे चले जाओ जहाँ का टेम्परेचर जो है वो -273 से भी नीचे का हो सही है, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से भी नीचे का हो, तो वहाँ पे आपको भरपूर तरीके से BEC यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट नज़र आएंगे। अदरवाइज अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात करें तो इतना कम टेम्परेचर हमारे प्लेनेट पे तो पॉसिबल नहीं है सही है। तो इसके हवाले से कोई क्वेश्चन, एनीवन, एनी स्टूडेंट? हाँ भाई, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सही है।
अच्छा ये बी इसी नहीं, अब बी इसी से आगे तो कुछ भी नहीं होगा, सही है, यानी कि बस सॉलिड है ना, सो सॉलिड की अगर एनर्जी को अगर आप कम कर दो, सही है, यानी कि उसको और ज़्यादा ठंडा कर दो, तो बस बी इसी है जो कि अभी तक डिस्कवर की गई लास्ट स्टेट है। अब इससे ज़्यादा उस नीचे अगर हम जाएंगे तो वो उसकी कोई डिस्कवरी नहीं है, ठीक है। क्लियर बात, ओके सही है। तो भाई आज का जो, ठीक है, अच्छा बीसी को हीट प्रोवाइड करें, हाँ तो बीसी को अगर हीट प्रोवाइड करें तो सॉलिड में, सॉलिड को हीट प्रोवाइड करें तो लिक्विड में, लिक्विड को हीट प्रोवाइड करें तो गैस में, गैस को हीट प्रोवाइड करें तो प्लाज्मा में, प्लाज्मा की हीट निकाल दें तो सॉलिड, सॉरी गैस, गैस की हीट निकाल दें तो लिक्विड, लिक्विड की हीट निकाल दें तो सॉलिड, और सॉलिड की हीट निकाल दें तो, सही, यानी कि हीट निकालने का मतलब है ठंडा करना, सही है, तो फिर बीईसी यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल है सारे के सारे ना, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉपिक है ये मुकम्मल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें मॉलिक्यूल्स के हवाले से, प्लाज्मा के हवाले से, सही प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पढ़ी हैं, ठीक है, बीईसी यानी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के हवाले से पढ़ी हैं, ठीक है।